मंत्री वहां पर, अब ये इस बात की भी कोई गारंटी थोड़ी है कि वहां के मंत्री नहीं जाएंगे। जो मंत्री मंत्रालय में बैठे हैं उनका मन भी फिर सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं फिरेगा। तो यहाँ ये परिस्थितियां, हिंदुस्तान में अभी राजनीतिक परिदृश्य बहुत बदलाव की दौर से गुजर रहा है और आने वाला लोकसभा चुनाव में आपको बताऊं बहुत एग्रेसिव होने वाला है। इस तरह का लोकसभा चुनाव आपने कभी भूतकाल में नहीं देखा होगा। दिस वुड बी द फर्स्ट इलेक्शन इन द कंट्री व्हिच वुड बी द एग्रेसिव वन इन ऑल टर्म। जहां तक हमारे कांग्रेस के नेता लोग अगर इसको सुन रहे हो तो वो भी समझें इस बात को कि वो कहां पर पिछड़ रहे हैं। आगे हम और कुछ जानना चाहेंगे कि जैसे कि ये तो परिदृश्य है जो कि हम हिमाचल का कर रहे थे, हालांकि पूरे भारत का परिदृश्य आपके पास काफी बारीकी से आप देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आपके हमारे जो सपोर्टिंग नेबरिंग जो स्टेट्स हैं इनमें कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पंजाब में तो बीजेपी अपना कोई जनाधार अभी तक नहीं बना पाई है और आगे भी वो पहले भी बैसाखियों के सहारे चलती रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का होना नहीं होना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कितना तालमेल बैठता है, और दोनों अगर तालमेल से वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं तो हो सकता है पंजाब की वो सारी सीटें भी जीत जाएं। ऐसा कोई इसमें कोई बड़ा लंबा इशू नहीं है। हो सकता है कि कोई एक सेगमेंट्स हैं, छोटे सेगमेंट्स हैं जिनमें जो 2-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले आते रहे हैं, दिखते रहे हैं, लेकिन वहां कुल मिलाकर रीजनल जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर अभी ये किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से ये सब चलता रहा, पहले भी किसान आंदोलन हुआ और पंजाब बहुत त्रस्त रहा, तो इसका इम्पैक्ट ना केवल पंजाब में बल्कि हरियाणा में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। किसान जो है वो किसान आप यूं ना देखें कि एक ट्रैक्टर पे चला हुआ आदमी जो है वो और ट्रैक्टर खेत में बीज रहा है वो किसान को आप देखें कि वो आदमी किसान है जिसका पूरा परिवार खेती से चल रहा है। अगर एक व्यक्ति आज सड़क पर उतरा है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, वो सही है या गलत वो अलग बात है, लेकिन कम से कम उसने अपने घर में ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि मैं सरकार के खिलाफ हूं, एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ मैं जा रहा हूं। तो वहां पर गांव में आप अंदर घुसकर देखेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आई। आई बीन रिसेंटली टू सम प्लेसेस इन रोपड़ एरिया, रूपनगर, उधर जलंधर के मकसूदा की तरफ या कपूरथला की तरफ मेरे को जाने को मौका मिला, इवन होशियारपुर में गया। तो वहाँ लोगों का मसला ये नहीं है कि सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। यार वो लोग अगर चले हैं किसी सफर पर तो उनके रास्तों में आप कीले और कांटे क्यों बिछा रहे हैं? आप उनको सुन क्यों नहीं रहे हैं? मतलब आप एक लगभग 600-700 पिछले आंदोलन में शहीद हो गए, तो किसान को आप इस तरह से कुचल कर आप राजनीति नहीं कर सकते। मतलब जिसको बोलते हैं ना सही मायने में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की हत्या जो है वो यहाँ दिखती है। और जो इलेक्शन आपने चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन का जो आपने रिजल्ट देखा, मतलब आप किस हद तक गिर सकते हैं। अरे चंडीगढ़ एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी है और अगर वो आपके हाथ में नहीं भी आती है तो कौन सा पहाड़ गिरने वाला है? कौन सा पहाड़ गिरने वाला है? आप पूरे देश पे राज कर रहे हैं और पिछले 10 साल से आप सुल्तान बने हुए हैं। तो अभी आपके पास अगर वो छोटा सा एक हिस्सा नहीं है तो आप क्यों इस तरह से परेशान हो रहे हैं? लेट इट बी फेयर एंड फ्री, ताकि आपकी इमेज बने लोगों में। लेकिन कंवर साहब, कहीं ना कहीं जब हम चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन या कि पंजाब की सरकार के बारे में कहीं ना कहीं यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं से जब थोड़ा बहुत हम जानना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में उल्टा रिफ्लेक्शन है। मतलब कि उनके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं है किसी भी तरीके से। आप देख पाते हैं इस बात को कि ना तो वो पंजाब सरकार को ही अडॉप्ट कर पाए हैं और ना ही वो इस मेयर इलेक्शन में जो नेगेटिविटी हुई है सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से, उसके ऊपर भी वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। हालांकि वो छोटा सा एक काम करके कहते हैं कि जी पंजाब में तो जो किसान लोग हैं, किसान लोगों के जो चल रहा है इस वक्त उसको भी वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको भी उग्रवादी कह करके थोड़ा सा वो टाल देते हैं कि ये तो बेकार नहीं बात है। देखिए, आपको एक मैं बड़ा छोटी सी बात कहूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को विष्णु अवतार कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, है ना? और ये जो बाकी हैं ये विष्णु के भक्त नहीं है, ये मोदी के भक्त हैं जी। तो ये जिस अवतार के भक्त हो गए हैं उसके खिलाफ ये सुन नहीं सकेंगे।
सही बात है। सबसे बड़ी कमजोरी ये है। जी जी। तो पंजाब में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या चल रहा है, या चंडीगढ़ इलेक्शन में क्या हुआ है, वो आंखों से ही नहीं, वो दिमाग से भी अंधे हो चुके हैं वो लोग। तो फैक्ट ये है कि हमें सोचना क्या है, देश हित कहाँ है। जी। मैं पैदाइशी हिंदू हूँ जी। मेरे गांव के बगल में एक मुस्लिम आबादी है, कहीं वहाँ मज़ार भी है जी। और बहुत सारे हिंदू सनातनी जिनको हम बोलते हैं, और पंडित, प्रकांड पंडित, वो भी हमें कई बार सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे करें, लखदाता के मज़ार पर जाकर दिया जला के आए। कारण क्या है, हमारा जो रिलीजन कंसेप्ट है ना, वो एक दूसरे के साथ बहुत ब्लेंड है, कनेक्टेड है। तो उस कनेक्शन की वजह से हम दूसरे के मजहब की तौहीन नहीं करते और दूसरे को भी अपने मजहब की तौहीन करने नहीं देते। आज से 500 साल पहले क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जितना खून हिंदुस्तानियों ने बहाया, उसमें सनातनी भी थे, हिंदू भी थे, और सिख भी थे, और मुसलमान भी थे। तो अब्दुल हमीद और सोमनाथ शर्मा सब परमवीर चक्र विजेता हैं। तो क्या हम कहें कि अब्दुल हमीद को नहीं होना चाहिए था और सोमनाथ शर्मा को होना चाहिए? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इनको समझनी पड़ेंगी। और हिंदुत्व की जो सनातन की जो ठेकेदारी अडॉप्ट कर ली जिन लोगों ने ना, कि ये धर्म मेरा है और इसमें मेरे कहने के अनुसार ही आपको चलना होगा, वो गड़बड़ होगी। वहाँ मैं नहीं मानने वाला हूँ एक चीज़ को, तो मैं उसको नहीं मानूंगा ना। किसी ने कोई भी धर्म है वो आपको बाय बर्थ मिलता है। जब आप पैदा होते हैं आपका कोई धर्म नहीं होता। आपको जनेऊ पहनाया जाएगा या आपकी सुन्नत होगी, वो आपके पेरेंट्स तय करेंगे। और आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने तय किया, उसके पहले कितनी जनरेशंस ने तय किया, तो वो एक क्लेम क्रिएट हो गया। तो उस क्लेम ने क्या, व्हाट इज रिलीजन, धर्म है क्या? बेसिकली धर्म में जो मैं समझता हूं, दैट इज वे ऑफ लाइफ, हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। और हमारे बुजुर्गों ने जो वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर लिया, हम आगे पाबंद हो गए उसके कि हमने यही अडॉप्ट करना है और इसी के ऊपर हमने चलना है। बीच में ऐसे कई उदाहरण हुए हैं जहां पर हमारे में से कुछ लोगों को ये लगा कि हमने नहीं ये करना, हमें ये ठीक नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ पाखंड लगता है। जिनको ऐसा लगा वो कन्वर्ट हो गए। और कन्वर्ट भी कहाँ हुए? कुछ जैन, कुछ बौद्ध, कुछ सिख। तो वो तो सिख, बौद्ध, जैन तो आज भी हमारे सभी उन्हीं मंदिरों में आते हैं ना। जी जी, हिंदुइज्म से निकले हैं, है ना। तो मसला क्या है ना? तो ये जो मसला है, ये मसला सिर्फ इस वक्त देश को तोड़ने का है। ये जो राजनीतिक दल इस वक्त राम को मेरा है तेरा नहीं है, ये नहीं बोल सकता। वो दिनेश कंवर का भी है राम, और वो मोदी का भी है राम। तो वो किसी एक का नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी शिव धाम, अभी कृष्ण धाम, अभी ये धाम, वो धाम, जो भी हमारे धाम है, हम सब जगह जाते हैं ना। जी जी। और सब जगह हम अपनी आस्था के साथ जाते हैं। हम वहां कुछ मांगे ना मांगे, हम अपना शीश नवाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें उनकी दी हुई लाइफस्टाइल जो है, उनका दिया हुआ जो वे ऑफ लाइफ है, उसको हमने अडॉप्ट किया है, इसलिए है ना। तो उसलिए हम जाते हैं, बाकी सब चीजें अलग हैं। तो कुल मिलाकर हमें देश को उसी फैब्रिक में, दैट सोशल फैब्रिक which says that unity in diversity, हमें उसी में तो चलना है। क्या हम एक दूसरे का गला काट कर सत्ता हसीन होने के चक्कर में हम अपने भाइयों के साथ ही तलवारें खोल लेंगे? तो ये जो स्थितियां हैं ये गंभीर है, ये देश के हित में नहीं है। कंवर साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि अभी हम कांग्रेस और भाजपा की जो विचारधाराओं की बात कर रहे थे, तो हमारी दो विचारधाराएं हैं कि भी एक थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ थोड़ा सा विरोधाभास में चलती है इंसानियत को लेकर के, और कुछ थोड़ा इंसानियत के साथ चलती है। लेकिन कुल मिलाकर के जो राजनीति है वो एक देखा जाए तो एक सिस्टम है जो कि एक तरह से सारा का सारा सभी को मैनेज करके चलना पड़ता है, जिसमें जो है विरोधाभास
कम हो, लेकिन सिस्टम कैसे रन किया जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि तीसरा विकल्प निकल करके आया और पंजाब में सरकार चला रहा है, तो उसमें मैंने देखा है कि एक कहा जाता है कि वो कुछ फ्री दे करके या फ्री रेबड़ियां बांट करके काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके जो खजाने हैं लगता है कि वो कम नहीं है, ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? क्या देखिए, आपको एक बात बताऊं, जो भी नया दल होगा जी, और जहां सत्ता में होगा वो धन एकत्रित करने की कोशिश कर डाल देता हूं जी। 80 में फॉर्म हुई जी, और आते आते 98 में वाजपेयी जी ने कोशिश 96 में वाजपेयी जी ने कोशिश करके एक सरकार बनाई, एनडीए गठबंधन बनाया। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार जो थी वो उसी फॉर्मेट में काम कर रही थी जिस फॉर्मेट में पहले से सरकारें करती रही जी। सही बात। बिल्कुल, उस वहां पर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था, वहां पर जिसको बोलते हैं ना स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, वो सरवाइव कर रही थी जी। ये चीजें जो थी, ये चीजें कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए 1975 की हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की, दैट वाज आल्सो फर्स्ट अटेम्प्ट टू किल द डेमोक्रेसी। लेकिन विद इन 1.5 ईयर इंदिरा गांधी केम बैक इनटू पावर और उसने अपॉलॉजी किया इन पब्लिक जी। और ये लोग, फर्क ये है सिर्फ कि ये लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं है, उन्होंने मान ली। धन कैसे आम आदमी पार्टी एकत्रित कर रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में कब आई? 2014 में। 10 साल हुए हैं सत्ता में आए हुए। 10-10 हजार करोड़ के हर जिला हेडक्वार्टर पर भवन बन रहे हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स। एक की कॉस्ट 10,000 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ के नेताओं ने कहा है। तो आप ये मानकर आप बताएं ये पैसा कहां से आ गया अचानक? सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ऑर्डर किया है, एक वो दिया है, अरेंजमेंट दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड है उनको पब्लिक किया जाए। कहा बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देश का धन है, किसके पास है, किसने दिया है, किसको दिया है, इसका हिसाब होना चाहिए। तो ये हिसाब देने में अब सांसें सूखी हुई हैं। अब वो जो ना हलक में फंसा हुआ है कि कैसे किस तरह से आगे चलना है। तो धन एकत्रित तो करता है हर कोई, और इसमें इसको मैं बुरा नहीं मानता वहां तक जहां तक वो ट्रांसपेरेंसी से होता रहा है। कांग्रेस पार्टी कोई फंडिंग आती थी ऐसा नहीं था, और अभी भी आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सिस्टम शुरू किया, इस बॉन्ड ने तो उस सारे काले धन के ऊपर जिसको बोलते हैं ना चूना फेरने वाली बात, सफेद करने का उसको, वो एक मुझे यूं लगता है कि कहीं ये वैसा तो नहीं हो गया कि इस तरह से ये हुआ। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हैट्स ऑफ, लेकिन क्या हर बार सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ेगी इन मुद्दों के ऊपर जिनकी प्रोटेक्शन जो है वो सरकार के पास है? पब्लिक राइट्स है, पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, इसका इंटरेस्ट तो मोदी जी को करना है ना कि ये चीज है, तो ये आपके पास कहां आया, कहां से आया? अब आपको मोदी जी, आपकी पार्टी को किसी ने 10,000 करोड़ दिए, नहीं दिए, कहां से आए, कहां से नहीं आए, आप भी नहीं पूछ सकते। सही बात है। और आपकी भी आंखें चुंधे आ गई हैं कि यही पैसा आ गया है, नो यूज टू नो फ्रॉम वेयर दिस हैज कम। तो ये चीज मतलब ये लेवल है भ्रष्टाचार का। आप किसी को बोलो कि ये हर्षद मेहता कांड हो गया, ये कांड हो गया, वो कांड हो गया, बहुत सारे कांड जो है आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बीजेपी की है वहां पर बहुत सारे इस तरह की आपको लिस्ट मिलेगी और वो हजारों लाखों करोड़ की होगी। लेकिन पिछले 10 साल से तो सरकार आपके पास दी गई है ना, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे तो इसलिए लोगों ने उनको बदल दिया और आपको सरकार थमा दी। बिल्कुल। और आपने क्या किया? आपने उन पर नकेल कसने की कोशिश नहीं की, आपने एक नया फार्मूला इजाद कर दिया कि जितना फंडिंग आ रही है उसका पता ही नहीं लगे। और आप ही के टाइम में नीरव मोदी गायब हो गए, वो आपके किंगफिशर के विजय माल्या जी गायब हो गए, किसी और को मौका मिला, वो हजारों करोड़ रुपए लेकर वो विदेशों में बैठे हुए हैं। अब उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर तीसरे दिन एक स्टेटमेंट। आप तो ये बोलकर आए थे सत्ता में कि काला धन आएगा जी, ना तो वो काला धन किसी को दिखा। सही बात। आप तो ये बोलकर आए थे सत्ता में कि
देश की महंगाई दूर हो जाएगी। तो वो देश की महंगाई दूर कहाँ है? तो कुल मिलाकर हम कांग्रेस या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होकर बात नहीं कर सकते जी। उन्होंने जो गलतियां की हैं उनको बाहर कर दिया गया, आप उन चीजों को दोहरा रहे हो तो आपको क्यों रखा जाए, ये अब पब्लिक पूछती है। हमारा निर्णय नहीं है, ये पब्लिक जानना चाहती है। और इसके बावजूद ये जो परिस्थितियां, जो फंडिंग आ रही है, आपकी फंडिंग के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। उनके एक मंत्री अंदर बैठे हुए हैं, दूसरों को अंदर डालने की तैयारी है, ऐसा आपके लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप कितने लोगों को अंदर डालेंगे? तो कुल मिलाकर जो फॉर्मेट है, धन तो हर पार्टी की जरूरत है जी जी, है ना। हम ये कहते हैं कि जी आम आदमी पार्टी जो है वो पुन्नू को सपोर्ट कर रही है जी, ऐसा सुनने में आ रहा है ना। बिल्कुल आ रहा है। तो अब पुन्नू बैठा है कनाडा में जी, आम आदमी पार्टी तो उसको तब सपोर्ट करे ना वो इंडिया में हो और उसको पकड़ के यहाँ पर जेल में रखा हो या उसको कोठी चंडीगढ़ में फ्री में दी हो और यहाँ पर वो उसका मूवमेंट फ्री करी हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो आप ही के हाथ में। सही बात है। आम पीछे मूसेवाला का मर्डर हुआ जी, मूसेवाला का मर्डर हुआ, जितने लोग पकड़े गए, अरेस्ट किए गए, वो सारे के सारे असम पहुंचाए गए। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और उनके पास वो जो वहां पर अपराधी हैं उनके पास मोबाइल फोन और बाकी चीजें मिल रही हैं। तो है क्या है, वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? नहीं बेशक जो लॉरेंस बिश्नोई जो मेन मूसेवाला का जो एक मर्डर जिसको कह सकते हैं कि एक उसको भी जोधपुर से सेंट्रल जेल में लाया गया, तिहाड़ जेल में लाया गया। और वहां पे जो कि है जो है सारी की सारी जितना भी नियंत्रण है वो होम मिनिस्ट्री का है, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री का है। तो उसके बाद में जो है कहते हैं कि उसके पास फोन से जो है सारा, खैर वो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन हमारा मुद्दा जो था ये कि भी जैसे कि उनके पास फंडिंग कम नहीं हो रही है, हमने ये कहा कि पंजाब गवर्नमेंट के पास फंडिंग कम नहीं हो रही है, लेकिन वो उनके काम भी हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी पीछे बताया था कि 8,500 करोड़ के जो फंड्स हैं पंजाब सरकार के वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोके हुए हैं। बावजूद उसके सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर उस सरकार के फंड रोके हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है या भारतीय जनता पार्टी की अलाई नहीं है। सिंपल है सर, चाहे वो हिमाचल है चाहे वो पंजाब है, स्थितियां बाय एंड लार्ज एक जैसी है। क्योंकि देखो एक 4,300 करोड़ का सेस है जो बीबीएमबी से ले रहा है हिमाचल सरकार ने, पंजाब सरकार नहीं दे रही है और सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद वो नहीं हो रहा है। तो ये उसके बाद जीएसटी का जो पैसा है, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम का जो पैसा सेंटर को गया है, वो फंडिंग वापस आनी है, वो नहीं आ रही है। तो वो चीजें जो अगर टाइम से नहीं होंगी सरकारों के पास, सरकार को आप फंड स्टाफ देखो, फंड स्टाफ गवर्नमेंट्स जितने भी आप बनाएंगे वो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। देखिए आपका हिमाचल प्रदेश सरकार बार बार ये कह रही है कि जी आपने हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसे नहीं दिए, तो या और वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो कि आपने दिए। तो अब सच कौन बोल रहा है? आप लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? आप सीधी स्थितियां क्लियर करें ना। आप पीएमजेएसवाई या दूसरे इश्यूज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो पैसे आप रूटीन में आप देते हैं वो आप दे रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। आपने 2700 किलोमीटर के लिए सड़कों के लिए पैसा दिया, दैट डू अंडरस्टूड। लेकिन जो डिजास्टर हुआ और उससे जो डैमेजेस हुए उनको मीट आउट करने के लिए जो फंड सरकार मांगती रही वो फंड्स के ऊपर सरकार बोल रही हमें कुछ नहीं मिला। तो ये जो स्थितियां हैं, ये फंड स्टाफ स्टेट्स बनाने का औचित्य क्या है? सिर्फ वन एंड ओनली वन कि हमें सत्ता किस तरह से हासिल करनी है और उसके लिए दूसरे को कैसे कमजोर करना है। कंवर साहब, हिमाचल में अब डिजास्टर की जहां तक बात आई है तो प्रदेश सरकार ने मांग की थी कि इसे नेशनल डिजास्टर के रूप में इसको जो घोषित किया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको घोषित नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्यों नहीं इसको, जबकि देखिए ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उनका सहारा लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट नकार सकती है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो लेवल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर कैलकुलेशन जो है वो उनके तरीके से है। लेकिन कुल मिलाकर एक छोटी सी स्टेट है, इसमें हम वो मैग्नीट्यूड नहीं फॉलो कर सकते जो बड़ी स्टेट्स के लिए है। सपोज करो कि वहाँ इतनी क्लेमिटीज हो गई गुजरात में या किसी दूसरे स्टेट में, क्लेमिटीज भुज में हुई तो वो नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया गया, तो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है?
यहाँ तो पूरी स्टेट की पॉपुलेशन कंपैरेटिव करिए, वहाँ 8 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहाँ 80 लाख की पॉपुलेशन है, तो आपको वो ही नहीं सोचना पड़ेगा ना कि वहाँ पर हम 100 बंदों के मरने के ऊपर ये करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी हम 100 बंदों के ऊपर मरने पर रहेंगे, तो वहाँ के 100 यहाँ के 10 शुड बी कैलकुलेटेड इन दैट रेस्पेक्टिव। लेकिन वो नेशनल पॉलिसी है, वो एक ही फॉर्मेट पे बनती है, उसके अलग अलग हिल स्टेट्स के लिए और पैरामीटर्स दूसरी स्टेट्स के लिए अलग अलग नहीं है, तो वो उनके पास वो एक एक्सक्यूज है, दैट इज ऑलवेज देयर, मैं उसको एक्सक्यूज मानता हूँ। लेकिन अगर आपको हेल्प करना ही है, आप मानते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ हुई है, नुकसान हुआ है, तो आपको क्या नुकसान पड़ता है कि आपके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए का पड़ा हुआ है, फंड्स पड़े हुए हैं, आप वो 10,000 करोड़ मांग रहे हैं, आप 2-4 करोड़ दे दो या 2-4 हज़ार करोड़ दे दो, उससे फर्क पड़ जाता है। वो मतलब एक मैसेज कन्वे हो जाता है कि नहीं, यू हैव कंसर्न फॉर एवरीबडी ऑन सेम, एक ही आप पैरामीटर एक ही से कैलकुलेट कर रहे हो। आप कहीं डिजास्टर होता है किसी तरह का, तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा फंडिंग दे देते हैं क्योंकि वो बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, और जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर आप पानागानी करेंगे। तो ये सब चीज़ें ये इंडिफरेंट एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो गवर्नमेंट एंड सेंटर शुड लुक अपॉन ईच एंड एवरी स्टेट एंड इंडिविजुअल विद सेम पैरामीटर्स, सेम मतलब उसी तरीके से उनको देखना चाहिए, तभी केंद्र शासित सरकार का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो है उसकी, वो तभी आपको रिफ्लेक्ट होगी। कहीं ना कहीं कंवर साहब की बातों से झलकता है कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं जो है पार्शियलिटी जो है उन सरकारों से कर रही है जो कि उनकी अपनी ना तो सपोर्टिंग है और ना उनकी अपनी सरकारें हैं, जो कि उचित नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के लोकसभा चुनावों के ऊपर हम चले थे, बात हुई थी, यहीं से हमने शुरुआत की थी। हालांकि कंवर साहब जो कि हमारे पत्रकारिता में एक गुरु भी रहे हैं, तो सारी तरीके से बहुत ही बारीकी का ज्ञान रखते हैं, और इन मुद्दों पे हम फिर कभी दोबारा इनको बार बार इनको हम लाते रहेंगे और इनको तंग करते रहेंगे, ताकि हमारे लोगों को इस चीज के बारे में और बारीकी से मालूम पड़ सके, क्योंकि इनका जो होमवर्क है हर एक बिंदु पे, हर एक पॉइंट पे बहुत ही सजग और बहुत बारीकी से किया हुआ अध्ययन है। लिहाजा कह सकते हैं अब कि जो कंवर साहब का जो कहना है इस वक्त कि बाजी किसी और भी पलट सकती है। हालांकि इसमें भाजपा अभी जो थोड़ा आगे निकलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड पर है। लिहाजा यदि चाहे कांग्रेस भी चाहे तो वो फाइट में नहीं बल्कि पूरे के पूरे जोश में आकर के भाजपा को भी यहाँ पटकनी दे सकती है, लेकिन इसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, और दोनों ही दलों को अपने अपने तरीके से अपनी राजनीति को पिकअप करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से मिलना भी बहुत जरूरी है, और बारीकी ग्राउंड लेवल पर काम करना अति आवश्यक है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ हमीरपुर से।